हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि टर्म 2 के रिवीजन की सीरीज़ जो हमने लास्ट वीडियो में चालू की थी उसको देखकर आपका टर्म 2 का कुछ टेंशन कुछ कम हुआ होगा। तो चलिए अब आज हम उसके लेकर आ रहे हैं सेकेंड वीडियो। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमने टर्म 2 के रिवीजन की एक नई सीरीज चालू की है जिसमें हम सभी चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन लेने वाले हैं। तो हमने पिछले वीडियो में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है टर्म 2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे सेकंड चैप्टर एपी को। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देखें और अपने टर्म 2 की तैयारी करें। चलिए तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड चैप्टर जो है हमारा इस टर्म 2 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा सेकंड चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब समझे हम कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। एपी जिसे हम कहते हैं एपी या समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी जब आप शब्द को हिंदी में समझें, समांतर मतलब समान अंतर। तो आप इसे देखें क्या होता है। यदि आपके पास कुछ नंबर्स इस तरीके से हैं 3, 6, 9, 12, 15, तो जब ये नंबर्स में आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ विशेष बात है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी नंबर्स के बीच में डिफरेंस कैसा है, सेम है। यहाँ पर 3 में जब आप +3 करेंगे तो 6 होगा, 6 में आप +3 करेंगे तो 9 होगा, 9 में +3 करेंगे तो 12 होगा, 12 में +3 करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में 15 होगा। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके से नंबर हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास में पहला नंबर में और दूसरे नंबर में जो डिफरेंस है +2 का है, फिर नेक्स्ट नंबरों में भी डिफरेंस +2 का है, फिर नेक्स्ट नंबर्स में भी डिफरेंस हमारा +2 का है। तो जब हमारे पास कुछ नंबर्स इस फॉर्म में लिखे होते हैं, इस तरीके की सीरीज में लिखे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी नंबर्स के बीच का डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा। तो आपके जो एनसीईआरटी की बुक का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास होता है उसमें सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो उसके लिए हमें ध्यान देना है कि जो ये टर्म हमारा होता है इनको हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। तो ये होता है हमारा पहला टर्म जिसको हम शो करते हैं ए से, या इसे आप A1 भी कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये A1 है तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगा, A2 होगा, अगला टर्म क्या होगा, A3 होगा। और इस तरीके से जो हमारा लास्ट टर्म होगा उसे हम कहेंगे nth टर्म AN, या इसे हम L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम L से भी शो करते हैं। तो जो AN है, अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर सभी के बीच का अंतर कैसा है, सेम है। इसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वांतर, इंग्लिश में हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस, जिसको हम शो करते हैं D से। और ये D निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है, या आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को भी माइनस कर सकते हैं। मतलब किसी भी टर्म में से उसके पिछले टर्म को आप माइनस करके इस डी को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डी फाइंड कर लेते हैं। अब अगर आपको इस तरीके से ये हमारा nth टर्म निकालना है, मान लीजिए कोई सीरीज इस तरीके से मैंने आपको दी हुई है और आपसे पूछा जाएगा इसका 25th टर्म क्या होगा, तो 25th टर्म किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं AN। ये हमारा nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। और n टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला है ये होता है a + n-1 × d। मतलब जिस नंबर का टर्म आपको फाइंड करना है उससे में से 1 माइनस करेंगे और उसे हम d से मल्टीप्लाई करेंगे और +a करेंगे तो हमारा nth नंबर का टर्म मिल जाएगा। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, nth नंबर का टर्म मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको एक सीरीज दे दूँ 2, 4, 6, 8। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 125th नंबर का जो टर्म होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर आपको इजीली दिखाई दे रहा है कि a की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है, d की वैल्यू भी यहाँ पे हमारे पास कितनी है, वो भी 2 है। तो मुझे 125th टर्म निकालना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, a125 इक्वल a की वैल्यू मेरे पास है 2 प्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये हो गया 125 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो गई, वो भी 2 हुई, 2 प्लस यहाँ पर क्या बचा, 124 बचा, 124 इंटू 2 करेंगे ये हो गया 248। तो 248 प्लस 2 कितना हुआ, 250। मतलब 125 नंबर पे टर्म आएगा वो कितना होगा, 250 होगा। यहाँ पर जो मैं आपको एक और दूसरी बात बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि ये सीरीज आपकी ए हुई।
अगला टर्म के लिए आपने इसमें क्या प्लस कर दिया, ए प्लस डी प्लस कर, ए में डी प्लस कर दिया। नेक्स्ट टर्म के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, प्लस करेंगे। अगेन जो हमारा ए प्लस डी था उसमें और डी प्लस करेंगे। तो ये जो हमारी जो सीरीज बनेगी वो इस तरीके से होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो इस तरीके से। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए फर्स्ट टर्म बिना डी का है, सेकेंड टर्म में 1d जुड़ गया। मैं यहाँ पे कौन से टर्म की बात कर रहा हूँ, सेकेंड टर्म की। तो सेकेंड टर्म में हमने क्या किया, 1d को प्लस कर दिया ए में। थर्ड टर्म की बात कर रहा हूँ तो d का ट्वाइस प्लस कर दिया। मतलब जिस नंबर का टर्म हम यूज कर रहे हैं उसमें से एक कम करना है और उसमें उसे डी से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनता है। तो इस तरीके से हमें क्या होगा, अगर मान लीजिए आपको 10 टर्म की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे समझना है कि ये n-1 करेंगे, 10-1 क्या होगा, 9। तो आपको यहाँ पर ध्यान होगा रखना होगा कि a प्लस 9d होगा। तो इस तरीके से जिस भी नंबर का टर्म फाइंड करना है आप उसमें क्या करेंगे, a प्लस उस नंबर से। मान लीजिए आपको यहाँ पर 100 फाइंड करना है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस 99d। मान लीजिए आपको इसमें 75th टर्म फाइंड करना है तो क्या होगा, a प्लस 74d। तो बस आपको ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जिस भी नंबर का टर्म फाइंड करना है उसमें से 1 कम करके और d से मल्टीप्लाई करके a को प्लस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को इससे रिलेटेड। अब हमारी एक्सरसाइज का जैसे हम एक पहला क्वेश्चन लेते हैं 5.1 जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज, इसका फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो देखिए इसे कैसे चेक करें। यहाँ पर लिखा हुआ है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना लग रहा है, 15 किलोमीटर। अब इसके बाद आप 1 किलोमीटर और गए तो ₹8 इंक्रीज होगा, तो ये होगा 15 प्लस 8। नेक्स्ट टाइम में अगेन इंक्रीज होगा तो जो 15 प्लस 8 था इसमें फिर 8 बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट किलोमीटर के तो आप ₹15 पे कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप पे करेंगे 23, उसके बाद आप करेंगे 31, फिर आप करेंगे 39। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस 8 का है। हर नेक्स्ट किलोमीटर पे हमें कितने रुपीस पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहे हैं, ₹8 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू सब सेम होगी तो उस कंडीशन में ये हमारा नंबर क्या कहलाएगी, हमारी सीरीज कैसी होगी, ये एपी कहलाएगी, ये समांतर श्रेणी में होगी। तो आपको उसको देखने का तरीका, अगर आपको समांतर श्रेणी को चेक करना है, एपी को चेक करना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि हर दो टर्म के बीच में डिफरेंस कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। बस हमें इतना ध्यान रखना है। अब मान लीजिए इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं हम कि द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 डिपॉजिट इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हमसे क्या कहा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को समझिए क्या होता है। देखिए मान लीजिए मैंने आपको ₹1,000 दिए हैं 10% इंटरेस्ट पर, मंथली इंटरेस्ट पर दिए हुए, तो आप मुझे कितना पे करेंगे, 110 पे करेंगे, क्योंकि आप 1 महीने के बाद मुझे क्या पे करेंगे, 110। सपोज कीजिए कि आप किसी कारण से उसे नहीं दे पाए तो आपका जो अमाउंट होगा 110 में और ₹10 बढ़ जाएगा, तो ये होगा आपका नेक्स्ट मंथ में 120। और कोई अगर 1 महीना नहीं जमा कर पा रहा तो ये 120 प्लस 10 क्या होगा, 130 होगा। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ आपसे सिंपल इंटरेस्ट की। इस इंटरेस्ट को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तो उसमें क्या चेंजेस होता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा कि 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना है, ₹10। तो जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की काउंटिंग करूंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैंने आपको ₹100 दिए जिसका इंटरेस्ट बनता है ₹10, तो मुझे आप नेक्स्ट मंथ में क्या पे करेंगे, 110 पे करेंगे। लेकिन अगर आप मुझे पैसे पे नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में मेरा इंटरेस्ट क्या होगा, अब मेरे पैसे जो आपके पास है, मेरा जो मनी आपके पास है वो 110 है, तो मैं आपसे उस पर इंटरेस्ट लूंगा तो मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, ₹11 होगा। मेरा इंटरेस्ट नेक्स्ट टाइम में ₹10 नहीं होगा, वो कितना होगा, ₹11 होगा। तो आप मुझे कितना पे करेंगे, 110 प्लस 11, मतलब आप मुझे पे करेंगे 121। और आप सपोज नेक्स्ट टाइम नहीं पे कर पाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट 121 पर लगेगा। तो इस तरीके से इंटरेस्ट कैसा होगा, ये हर बार
बढ़ता जाएगा, बदलता जाएगा, ये सेम नहीं होगा। यहाँ पर जो आपने कंडीशन देखी थी सिंपल इंटरेस्ट में, यहाँ पर हर बार इंटरेस्ट कैसा लग रहा था, सेम लग रहा था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कैसा होता है, सेम नहीं होता है। तो जो हमारा ये जो फोर्थ पार्ट है ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, इस कंडीशन में ये क्या होगा, एपी में नहीं होगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हमें और दिया है कि अमाउंट प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग ऑफ सिलेंडर एट ए टाइम। अगर किसी एक वैक्यूम पंप की बात करें, उसमें से हर बार 1/4 एयर उसकी निकाल ली जाती। मान लीजिए कि उसमें 1000 क्यूबिक मीटर एयर है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, आप 1/4 एयर उसमें से निकाल देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 750 बचेगा। अब क्योंकि आपने इसमें से क्या किया, 1/4 मतलब 250 क्यूबिक मीटर एयर उसमें से निकाल दी, 750 बचा। नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, अब 750 का 1/4 निकालेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप सेम अमाउंट नहीं निकाल रहे हैं, आप 750 का 1/4 निकाल रहे हैं। तो 750 का 1/4 कैसा होगा, वो आपका 190 के अप्रॉक्स होगा। अब 190 क्यूबिक मीटर, आप देख रहे हैं कि पिछली बार हमारा डिफरेंस क्या था, 250 क्यूबिक मीटर का था। नेक्स्ट टाइम कितना हो रहा है, 190 मीटर होगा। और अगली बार क्या होगा, ये और कुछ चेंज होगा। तो हर बार ये जो हम एयर निकाल रहे हैं वो कैसी होगी, डिफरेंट निकलेगी। तो उस कंडीशन में जो हमारे नंबर्स बचेंगे वो कैसे होंगे, एपी में नहीं होंगे। हमारी ये श्रेणी जो रहेगी वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है इसे करते सॉल्व करते समय कि हमारा जो अंतर है वो सभी टर्म्स के बीच, सभी पदों के बीच का अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हमारी वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी यदि पदों के बीच का अंतर समान होगा। कॉमन डिफरेंस अगर हर बार सेम होगा तो वो हमारी एपी कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर हम देखेंगे कि ए एन की वैल्यू कैसे फाइंड करें। चलिए अब देखें, मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ए की वैल्यू आपको 7 दे दी है, साथ ही साथ आपको डी की वैल्यू दे दी है 3, यहाँ पर एन की वैल्यू आपको दे दी है 8, और आपसे कहा जाए कि यहाँ पर आपको ए एन फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, अभी आपको हमने फॉर्मूला बताया था। ए एन का फॉर्मूला क्या देखा था आपने, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये मुझे कौन सा टर्म फाइंड करना है, एन 8 के लिए, मतलब ए 8 को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 7d। मतलब यहाँ पर 8 माइनस 1 क्या होगा, 7, तो ए प्लस 7d। चलिए वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू है 7 प्लस ये 7 इंटू डी की वैल्यू क्या है आपके पास 3, सो 7 प्लस 21, ये हुआ आपके पास 28। तो हमारा 8 टर्म क्या होगा इस एपी का, 28 होगा। चलिए एक हाथ और सम हम इसका देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में हमें ए की वैल्यू नहीं मालूम है, ए यहाँ पर अननोन है, और हमारे पास जो डी की वैल्यू है ये -3 दिया हुआ है। साथ ही साथ हमें एन की वैल्यू दी है 18 और ए एन की वैल्यू दी है -5। तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था, ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला था। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये होगा आपका -5 इक्वल, ए आपको नहीं मालूम, चलिए उसे ए ही लिख दीजिए, प्लस एन की वैल्यू आपके पास है 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू आपके पास है -3। तो ये हुआ आपके पास -5 इक्वल ए प्लस, देखिए 18 माइनस 1 क्या हुआ 17, और 17 का जब आप 3 से इंटू करेंगे तो ये क्या होगा 17 इंटू -3, सो -5 इक्वल ए माइनस 17, 3 सा आपका 51 हुआ। अब आपको तो ए की वैल्यू से मतलब है, तो 51 को ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ये बनेगा -5 प्लस 51 इक्वल हुआ ए, मतलब ए कितना हुआ, ये हो गया आपका 46। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इन टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई भी इसमें से वैल्यू, अगर आपको ए की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू दी है, तो आप ए एन निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी अगर 3 वैल्यूज दी है, डी दिया, एन दिया और ए एन दिया है, तो आप ए की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक आध एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से है कि मान लीजिए आपको यहाँ नॉन टर्म के फॉर्म में दे दिया जाए, और यहाँ पर सेकंड टर्म की वैल्यू हमारे पास में 13 है, यहाँ पर उसके बाद थर्ड टर्म भी अननोन है, और फोर्थ टर्म की वैल्यू हमारे पास है 3। अब इसे हमें सॉल्व करना है, हमें इन टर्म्स को फाइंड करना है। तो देखिए जो फर्स्ट टर्म है ये भी हमें नहीं पता है, मतलब ए की वैल्यू हमारे पास नहीं मालूम है, साथ ही साथ हमें A3 की वैल्यू भी मालूम नहीं है, A3 की वैल्यू भी फाइंड करना है। जो दिया है उस पर फोकस करें। अब आपके पास सेकंड टर्म आपका दिया हुआ है, मतलब A2 की वैल्यू आपके पास है 13, और A4 की वैल्यू, फोर्थ टर्म जो है उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या है 3 है। अब इसे कैसे करें, देखिए
A3 को A2 को आप क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर का टर्म होगा उससे 1 कम D, तो A2 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ A प्लस D। तो मेरे पास हो गया A प्लस D इक्वल 13। ये हुआ चैप्टर हमारा इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरीके से A4 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर A प्लस 3D जो कि हुआ 3। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा सा आप पीछे जाइए और हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। वहाँ भी हमने एक्स और वाई में इक्वेशन सॉल्व किए थे, उसकी 3 मेथड देखी थी, एलिमिनेशन मेथड देखी थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखी थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखी थी। जिन स्टूडेंट्स को ये मेथड्स नहीं आती हैं वो हमारा उस वीडियो को ज़रूर देखें, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें यूज़ कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों एक के साथ मल्टीपल कैसा है, सेम है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ होगा माइनस, ये हुआ माइनस, ये माइनस, तो यहाँ पर d माइनस 3d का हुआ माइनस 2d हुआ, और 13 माइनस 3 हुआ आपके पास 10। मतलब d की वैल्यू क्या होगी, 10 बाय माइनस 2, सो 2 5s आर 10, तो d आपके पास बचा -5। अब जो हमारे पास में हमारा जो इक्वेशन आया था, किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि a प्लस डी इक्वल 13, तो ये क्या होगा, a और d की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। यहाँ -5, तो ये -5 इक्वल 13, तो a इक्वल क्या हुआ 13 प्लस 5, मतलब a की वैल्यू आ गई आपकी 18। देखिए कितनी आसानी से आपका सॉल्व हो गया। अब आपको सॉल्व करना है इस A3 को, तो A3 को आप क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, ये लिखा जाएगा क्योंकि हमारा थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया उससे 1 कम कर दीजिए, तो a प्लस 2d। चलिए अब आपके पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, पुट कर दें, तो ये हुआ 18 प्लस 2 इंटू -5, सो ये हुआ 18 माइनस 10, मतलब ये वैल्यू हुई आपके पास, A3 की वैल्यू हमारे पास में आई 8। तो इस तरीके से आप इसकी किसी भी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमसे पूछा गया है कि एक हमारे को AP दी है कि जिसमें 3, 8, 13, 18 और इसका पूछा जाएगा कि कौन सा टर्म हमारा इसका 78 होगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका कौन सा टर्म 78 होगा, मतलब हमसे यहाँ पर ये नहीं पूछा कि n ये मतलब हमारे पास ये n की वैल्यू नहीं है, ये हमारी an की वैल्यू है। हमसे पूछा जाएगा कि कौन सा टर्म, तो यहाँ पर जो दिया है उसकी बात करें। a की वैल्यू हुई आपके पास 3, d की वैल्यू कैसी होगी, a2 से आप a1 को माइनस कर दीजिए, मतलब 8 माइनस 3 करेंगे आपको क्या मिला, 5 मिला। और जो an है वो हमारे पास में क्या है, 78 है, हमें n को फाइंड करना है। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था, an का फॉर्मूला हमने पढ़ा था a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, a की वैल्यू an की वैल्यू 78 है, a की वैल्यू 3 प्लस n नहीं मालूम, चलिए कोई बात नहीं, n-1 और d की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 5। अब क्या करें, इस 3 को ट्रांसपोज करिए, 78 माइनस 3 इक्वल क्या हुआ, n-1 इंटू 5, तो 78 में से 3 माइनस किया क्या बचा, 75 इक्वल हुआ n-1 इंटू 5। अब क्या करें, इससे मतलब है तो 5 को भी डिवाइड में ले आइए, अभी मल्टीप्लाई में अपोजिट करेंगे तो डिवाइड, 75 बाय 5 इक्वल हुआ आपके पास n-1। ये आपने कैंसिल किया 15 टाइम, तो n-1 की वैल्यू क्या हुई 15, पर हमें तो n चाहिए ना, तो 1 को भी ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये हुआ 15 प्लस 1, तो n इक्वल क्या हुआ 16। तो कितनी आसानी से आपने निकाल लिया कि इस AP का 16 टर्म जो है वो होगा 78। तो इसी तरीके से आप किसी भी सम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका एक सम और ले लेते हैं हम। अब एक क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके का दिया है कि द 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब हमसे क्या कहा गया कि जो उसका 17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, A10 से 7 ज़्यादा है, हमें यहाँ D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो दिया है उस पर फोकस करें। A17 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं A प्लस 16D, और A10 को आप लिख सकते हैं A प्लस 9D और प्लस 7 कर दीजिए। चलिए सबको ट्रांसपोज करें,
तो ये a माइनस ए प्लस 16d माइनस 9d इक्वल क्या बचा आपके पास 7, मतलब 7d इक्वल बचा 7। तो d की वैल्यू क्या हुई 7/7, सो d की वैल्यू हुई 1। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने यहाँ पर d की वैल्यू निकाल ली। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। हमको एक AP दी है 3, 15, 27, 39। हमसे पूछा कि विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। हमसे पूछा गया कि इसका कौन सा टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। मतलब हमें क्या क्या फाइंड करना है, पहले तो हमें पता करना है कि भैया यहाँ पर 54 टर्म कितना होगा। फिर 54 टर्म में पहले हम इसको 132 को प्लस करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसे an की जगह पर पुट करेंगे और फिर हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3 है। d की वैल्यू की बात करें तो ये हो गया 15 माइनस 3, मतलब d तो हमारे पास हो गया 12। अब बात करें a 54 टर्म निकालें। पहले 54 टर्म के लिए मैंने आपको क्या कहा a प्लस 53d। चलिए a की वैल्यू हुई 3 प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू अभी आपने क्या देखी 12, सो 3 प्लस मल्टीप्लाई कर दिए 12 3 36 कैरी 3 12 5 60 प्लस 3 63 प्लस कर दे तो ये हुआ 639। तो ये तो हुई भैया a 54 की वैल्यू। लेकिन जो हमारा nth टर्म है an हमारा है वो कितना है 132 मोर है 54 टर्म से, मतलब 639 में भी हमें 132 को प्लस करना है। तो an क्या होगा 9 प्लस 2 हुआ 11, कैरी आपका 1 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 एंड ये 7। तो an की वैल्यू हुई 771। अभी हमने an का फॉर्मूला क्या देखा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें तो n फाइंड करना है, तो ये हो गया आपके पास 771 इक्वल a की वैल्यू अभी क्या चल रही है हमारी, ये है 3 प्लस n तो पता नहीं है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने क्या देखी, ये हो गया 12। तो क्या करें, इस 3 को पहले ट्रांसपोज कर दीजिए। 771 माइनस 3 इक्वल n माइनस 1 इंटू 12 हुआ। ये हुआ आपके पास 768 इक्वल n माइनस 1 इंटू 12। n से मतलब है तो 12 कहाँ आएगा, इसको डिवाइड में, तो इसे डिवाइड कर दीजिए। तो ये हुआ आपके पास n माइनस 1 इक्वल क्या हुआ 768 डिवाइडेड बाय 12। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या हुई 12 6 जा 72 एंड 12 4 जा 48। तो n क्या हुआ 64 और इस 1 को ट्रांसपोज करें तो प्लस 1, मतलब n कितना हो गया 65। तो बहुत ही आसानी से आप थोड़ा सा ध्यान से जब कैलकुलेशन करेंगे तो इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और ये मान के चलिए कि फिक्स इस क्वेश्चन की आपका एन टर्म निकालने का एक नई क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो बहुत ही ध्यान से आप इसकी तैयारी करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब सम निकालना सीखेंगे हम। जो अभी एपी हमने देखी थी, हमने यहाँ पर एन टर्म फाइंड करा। अब हम देखेंगे एपी के एन टर्म्स का सम। अब जो हमने एपी देखी थी उसके जो टर्म्स का सम होगा उसे हम कहते हैं एस एन। और एस एन का जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है 2a प्लस चलिए अब हम देखेंगे एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला एस एन से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा जो एस एन का फॉर्मूला हुआ। अब देखिए इस यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ चेंज करना चाहूँगा। एस एन इक्वल मैं एक थोड़ा सा इसमें लिख रहा हूँ n/2। 2a को अगर मैं यहाँ पर a प्लस a कर दूँ प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को देखकर कुछ याद आया? बिल्कुल सही, ये था हमारा an की वैल्यू, जिसको हम क्या कहते हैं लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। तो अगर हमारे पास में लास्ट टर्म है तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा n/2 a प्लस n माइनस 1 डी को मैंने क्या कहा लास्ट टर्म, मतलब an जिसे कहा उसे हम क्या लिखेंगे l। तो Sn का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये होगा n/2 इंटू a प्लस l। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमारे पास के जो नंबर्स होते हैं, हमारा 2 का टेबल है 2 4 6 8। अब मैं आपसे पूछूं कि लास्ट टर्म आपको पता है कि इसका लास्ट टर्म कितना होता है 20 होता है। मैं आपसे बोलूं कि इनका सबका सम कितना होगा, आप डायरेक्ट आप कैसे
बिल्कुल आप उसे एकदम से कह दिया जाए तो आप इसको इजीली तो नहीं कर पाएंगे, तो आप बहुत आसानी से इस फॉर्मूले का यूज़ करें। आपको यहाँ पर हमने देखा है हमें लास्ट टर्म फाइंड मालूम है, यहाँ फर्स्ट टर्म मालूम है, हमें मालूम है कि यहाँ पर 10 टर्म्स हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं S10 होगा, ये होगा हमारे पास 10/2, ए की वैल्यू है 2 और लास्ट टर्म की वैल्यू है 20, तो ये हुआ आपके पास S10 की वैल्यू क्या हुई 5 × 22, मतलब इन सभी का सम कितना आएगा 110। आप करके देख लीजिएगा, चाहे तो आप 2 से लेकर 20 तक के नंबर्स का जब सम निकालेंगे तो ये कितना आएगा 110। चलिए किसी और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एपी हमें दे दी है 2 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है और आपसे कहा गया है कि 10 टर्म का साइन फाइंड, 10 टर्म का सम फाइंड करना है। मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास हुई 2, डी की वैल्यू क्या हुई 7 - 2, मतलब ये हुआ हमारा 5 और हमें फाइंड करना है S10 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए तो अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था SN का फॉर्मूला हमने देखा था n/2 × 2a + n-1 × d। वैल्यूज को पुट करें तो ये होगा S10 होगा 10/2, 2a मतलब 2 × 2 और a प्लस n-1 मतलब क्या हुआ हमारे पास 10-1 और d की वैल्यू क्या है 5, तो ये हुआ आपके पास, ये हुआ 5, ये हुआ 2 × 2 = 4 प्लस 10-1 9, 5 = 45, सो 5 × हुआ 49, तो ये हुआ हमारे पास 5 × 9 = 45, कैरी हुआ 4, 5 × 4 = 20 + 4 24, 245, तो S10 की वैल्यू क्या होगी 245। तो इस तरीके से आप SN को निकाल सकते हैं। चलिए एक आध और सम देखते हैं। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया है कि a की वैल्यू हमें दे दी है 5, साथ ही हमें d की वैल्यू दी है 3 और हमें an की वैल्यू दी है 50। तो हमें यहाँ फाइंड करना है n फाइंड करना है और SN फाइंड करना है। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा an का फॉर्मूले का यूज़ करते हुए पहले हम a फाइंड कर लेते हैं, मतलब n फाइंड करते हैं। तो हमारा an का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने a + n-1 × d, तो ये होगा आपके पास 50 = 5 + n-1, n तो हमें नहीं मालूम और d की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये होगा 50 - 5 = n-1 × 3, तो ये हुआ 45 = n-1 × 3। सो 45 को डिवाइड कर दीजिए इस 3 से, तो क्या होगा इक्वल n-1, मतलब n-1 की वैल्यू क्या हुई, ये हुई 15, तो n की वैल्यू हुई 15 + 1, मतलब n कितना आया हमारे पास 16। तो अगर इस तरीके की कंडीशन दी है तो भी हम क्या कर सकते हैं n निकाल सकते हैं, लेकिन हमें SN भी निकालना है तो हमें S16 निकालना होगा। तो क्या होगा n/2 × 2a + n-1 × d। चलिए ये होगा 16/2 होगा 2, a की वैल्यू अभी आपने देखी क्या है 5 है, 2 × 5 प्लस 16 - 1 और d की वैल्यू अभी आपके पास क्या थी 3 है, तो ये हो गया आपके पास 8 × 2 5 = 10 प्लस 16 - 1 क्या हुआ 15, 15 3 = 45, 8 + ये हुआ आपके पास 10 + 45 क्या हुआ 55, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 5 = 40, कैरी 4, 8 5 = 40 + 4 44, तो 440, मतलब S16 की वैल्यू क्या हुई हमारे पास 440। तो इस तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हमें एपी दी है 9 17 25, हमसे पूछा जा रहा है कि इसके कितने टर्म्स लिए जाएं, तो हमें मिलेगा सम यहाँ पर 636। तो हमें यहाँ मतलब कुल मिलाकर हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे फॉर्मूला, एक हमारे पास में यहाँ पर जो वैल्यू है a की वैल्यू क्या हुई 9, d की वैल्यू क्या हुई 17 - 9, मतलब ये हुआ 8 और SN की वैल्यू हुई हमारे पास 636। हमें फाइंड करना है यहाँ पर n की वैल्यू। चलिए फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रख दीजिए। SN क्या था n/2 × 2a +
n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हुआ हमारा 636 इक्वल n अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 9 प्लस n माइनस 1, मतलब हुआ अगेन n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है, ये हमारी 8। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हुआ 636 इंटू 2 इक्वल n इंटू, ये हुआ 2 9s आर 18 प्लस n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें 8 से तो ये हुआ 8n माइनस 8। 36 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 1272 इक्वल क्या हुआ n। 18 माइनस 8 क्या हुआ 10 प्लस 8n। अब ये हुआ 1272 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 10n और n का मल्टीप्लाई 8n से करेंगे होगा 8n स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जब मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ तो ये कंडीशन कुछ इस तरीके से बनी 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल हुआ 0। तो ये कंडीशन कैसी बन गई, ये कंडीशन तो हमारी चेंज हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तरीका आपने देखा था हमारी लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप लास्ट वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। और यहाँ पर हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था हमारी जो AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट सम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी इस सीरीज में अब अगली क्लास में हम लेकर आएंगे, अगले चैप्टर को लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।